एवरीवन। तो अभी एसएससी के प्री के एग्जाम्स हो चुके हैं, सीपीयू का भी टीयर 1 हो गया है, सीएचएसएल का भी टीयर 1 हो गया है ना। अब आने वाले टाइम में सभी के मेंस होंगे। सबसे पहले आपका सीजीएल का होगा, सीएचएसएल सीपीयू सभी के अब होने वाले हैं। तो मेंस को कंसिडर करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस जो हम लेके आए हैं, ठीक है। ये 2020 की सीरीज है, इसमें सारे क्वेश्चंस, ठीक है, कहीं से भी उठाए नहीं है हमने, कहीं से भी प्रीवियस ईयर के नहीं है ये क्वेश्चंस, खुद पेपर से बनाए हैं, न्यूज़पेपर से, पेपर से, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। और इसमें सब तरह के आपको एरर्स मिलेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा लेवल भी अच्छा रखा है मेंस को देख के। सिंस एडुकेटी ने अभी इस बार अगर हम देखें तो सीजीएल के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे, सीजीएल के अंदर पैराग्राफ बहुत अच्छे आए थे, सीपीयू के अंदर क्लोज टेस्ट बहुत बढ़िया लेवल के आए थे, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो वही सब कंसिडर करते हुए मेंस के स्टूडेंट्स को किस तरह का कंटेंट डिलीवर करना चाहिए वो दिमाग में रखते हुए 2020 की हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज से ही सीरीज स्टार्ट है, लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट क्वेश्चन, हार्डली हैड the committee submitted its report when several objections was raised questioning its constitutional validity। देखिए, हार्डली क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे हुई है? नेगेटिव वर्ड से। जब भी नेगेटिव वर्ड से होती है तो उसका इन्वर्जन होता है, बिल्कुल सही है। इन्वर्जन जैसे हम सेंटेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है, इन्वर्जन में उल्टा आ जाता है। इन्वर्जन में क्या करते हैं, पहले वर्ब लिखते हैं फिर उसका सब्जेक्ट लिखते हैं, यही होता है इन्वर्जन। जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग नेगेटिव वर्ड से होती है तो उसका इन्वर्जन होता है। तो वही यहाँ पे हुआ, हैड पहले आया है, द कमिटी उसका सब्जेक्ट है, बाद में आया है हैज हैव, हैड के साथ में क्या थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो बिल्कुल सही है। हार्डली हैड द कमिटी सबमिटेड। अब कमिटी के लिए क्या है, इट्स रिपोर्ट है ना, कमिटी। अब कमिटी के लिए इट्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इट्स रिपोर्ट। व्हेन सेवरल ऑब्जेक्शंस है ना, सेवरल ऑब्जेक्शंस क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। सेवरल ऑब्जेक्शंस वर रेज्ड क्वेश्चनिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। सो आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, सी पार्ट में एरर मार्क करेंगे, वर रेज्ड, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे जो सब्जेक्ट था वो कैसा था, प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल। नेक्स्ट वी हैव the number of students who have enrolled for the optional course have increased significantly this year। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, द नंबर हमारा सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। ऑफ हमारी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस, और ये क्या आ गया आपका, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जो WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आती है वो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन दोनों का काम करती है। तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले नाउन को रिलेट करेगा और इस नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का क्या होगा, अग्रीमेंट होगा। स्टूडेंट्स प्लूरल थे तो वर्ब भी कैसे आई, प्लूरल, ठीक है। हु हैव एनरोल्ड, हैज हैव हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ऑफ हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले नाउन को रिलेट करेगा। हमारा नाउन प्लूरल था तो वर्ब भी कैसे आई, प्लूरल, ठीक है। अभी हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऐसे ही पड़ा, उसको अपनी वर्ब नहीं मिली है, ठीक है। स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड, फॉर प्रेपोजिशन है, फॉर द ऑप्शनल कोर्स, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस हो गया। हैव इंक्रीज्ड, ठीक है। अब देखो ये जो वर्ब है हैव इंक्रीज्ड, ये किसकी है, जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे था इसकी वर्ब यहाँ पे है। तो द नंबर हमने पढ़ा है, द नंबर के बाद में, द नंबर के साथ में क्या आती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। अ नंबर के साथ में क्या लगाते हैं, प्लूरल हेल्पिंग। सीधे सीधे रूल्स हैं ये, इसको तो डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। द नंबर, तो द नंबर के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, द नंबर हैज इंक्रीज्ड हाउ सिग्निफिकेंटली व्हेन दिस ईयर। समझ पा रहे हैं, तो ये आपका आंसर बनेगा, द नंबर हैज इंक्रीज्ड हाउ सिग्निफिकेंटली व्हेन दिस ईयर। और ये जो बीच में आपका जो फ्रेज है ये एक्स्ट्रा मतलब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव फ्रेज हो गया सारा का सारा ये, ठीक है। हु से पहले नाउन आया है, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे है, प्लूरल। ये जो वर्ब है ना ये इस नाउन की है, इसको कंसिडर करना। फोर हमारा प्रेपोजिशन था और प्रेपोजिशन का ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये वर्ब पढ़ी थी ना, ये वर्ब इस सब्जेक्ट की थी। आई होप इस कंसेप्ट को आपने समझा होगा। नेक्स्ट, इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस while swimming in open waters to having learned controlled breathing techniques beforehand, no error। इस क्वेश्चन को देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है अगेन ये। इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है, while swimming, while हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद स्विमिंग आ गया, इन
ओपन वाटर्स, देखो वाटर का, अब वाटर का वाटर्स हो सकता है कैसे, जब हम पीने वाले पानी की बात करें ना, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो उस केस में वाटर को वाटर्स नहीं बोल सकते है ना, कहना है वो ग्लास ऑफ वाटर्स गलत हो जाएगा, पीने वाले पानी को वाटर का वाटर्स नहीं कहते। नाउन चैप्टर में हमने पढ़ा है कि वाटर का वाटर्स भी होता है, गोल्ड का गोल्ड्स भी होता है, आयरन का आयरन्स भी होता है, तो वाटर का वाटर्स का मतलब क्या होता है, ओशियन, लेक, रिवर, तो सीधी सी बात है हम स्विमिंग किसमें करेंगे, लेक्स में, रिवर में, ओशियन में, ठीक है। वाइल स्विमिंग इन ओपन वाटर्स, ओपन वाटर्स का मतलब है ओपन रिवर, ठीक है, ओशियन, लेक्स, इन सब में। टू हैविंग, तो वहां पे कोई भी एरर नहीं था, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बिल्कुल सही है, ठीक है। पीने वाले पानी को हम वाटर का वाटर्स नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। अभी देखिए, टू हैविंग लर्नड, कंट्रोल्ड, ब्रीदिंग टेक्निक्स। अभी क्या कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम ओपन पानी में, ओपन एरिया में, ठीक है, स्विमिंग करते हैं, तो हमें ये टेक्निक लर्न करनी चाहिए कि कैसे हम अपने सांसों को कंट्रोल करें, ठीक है ना, ये हमें टेक्निक लर्न करनी चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है कि जब भी हम किसी ओपन एरिया में स्विमिंग करते हैं तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम ये तकनीक सीखें कि हम कैसे अपनी सांसों को कंट्रोल करें, मतलब हमें अपनी सांसें कंट्रोल करनी आनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाह रही हूँ, इसको देखें। एरर देखिए इस पार्ट में है, टू हैविंग लर्नड कंट्रोल्ड, ठीक है, इस पार्ट में एरर है। अब कैसे है ये एरर, इसको देखें। अगर मैं ये बोलूं आई हैव टू डू माई वर्क, मुझे अपना काम करना है, ठीक है। अभी आप समझ पा रहे हैं टू डू क्या है, हमारा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव से आप क्या समझते हो, टू के साथ में जब भी वर्ब की बेस फॉर्म आती है उसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है। एक्टिव के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, मैं काम को करने वाली हूं, तो इन्फिनिटिव जो आया है वो एक्टिव का आया। अगर इसको पैसिव बनाना होगा, इन्फिनिटिव की पैसिव कैसे बनते हैं, द वर्क या माई वर्क, वर्क सिंगुलर है, माई वर्क हैज टू बी डन बाय मी, लगा दो की मर्जी है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर जो हमारा पैसिव बना, क्योंकि ये देखो पैसिव बना है, नॉन डूअर है, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, नॉन डूअर, सब्जेक्ट नॉन डूअर तो पैसिव बनता है। अब देखो टू बी डन, तो पैसिव जब बनेगा इन्फिनिटिव का, टू प्लस बी प्लस वर्ब की बेस फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। ये हमारा एक पैसिव बना, क्या बन गया हमारा, पैसिव, ठीक है। अब और देखिए, इसको और डिटेल में समझेंगे। एक सेंटेंस में यहां लिख रही हूं, शी क्लेम्ड, उसने क्लेम किया, टू हेल्प अस, उसने क्लेम किया वो हमारी मदद करेगी। अब करेगी नहीं आएगा, यहां पे देखिए, इस चीज को समझिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। शी क्लेम्ड अभी पास का था, अब किसी चीज को क्लेम आप तभी करेंगे जब आपने किसी का काम किया होगा, ठीक है, तो उसने ये काम कर दिया होगा ना। सबसे पहले समझिए कि टू प्लस जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, जो इन्फिनिटिव जिसे हम बोलते हैं, ये एक ऐसे एक्शन को बताता है जो एक्शन अभी होना बाकी है, अभी हुआ नहीं है, अभी होना बाकी है। जैसे मैं बोलूं आई स्टॉप्ड, मैं रुकी टू स्मोक, हालांकि मैं स्मोक करती नहीं हूं, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है ना। आई स्टॉप्ड, मैं रुकी, किसके लिए, व्हाट का रिप्लाई है, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई आना है, तो क्या हो गया हमारा इन्फिनिटिव, मैं रुकी स्मोक करने के लिए। आई स्टॉप्ड फॉर व्हाट, किस चीज के लिए रुकी, टू स्मोक, स्मोक करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो आप ये देख पा रहे हैं इन्फिनिटिव, ये अपने आप में एक ऐसे काम को बताता है जो अभी होना बाकी है, हुआ नहीं है। अब इस सेंटेंस पे आओ, शी क्लेम्ड, उसने क्लेम किया, टू हेल्प अस, मतलब किसी इंसान ने, पहले तो क्लेम ऐसी वर्ब है कि आपने कोई काम कर दिया होगा तभी आप उसका क्लेम करोगे, ठीक है, तो मतलब ये काम हो चुका है और हम कह रहे हैं अभी होना बाकी है, क्योंकि तो इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव तो एक ऐसे स्ट्रक्चर को बताता है जो काम अभी होना बाकी है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अपने आप में गलत है इसका मतलब। और वैसे भी देखो पास्ट है, तो अगर काम हमें ये बताना है वो काम हो चुका, उसने क्लेम किया है कि उसने हमारी मदद करने का काम कर दिया, मतलब वो कर चुकी है हमारी मदद करने का काम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शी क्लेम्ड टू हैव हेल्प्ड अस। समझ पा रहे हैं इस चीज को, टू हैव हेल्प्ड अस। तो यहां से आपने क्या सीखा, टू के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव का स्ट्रक्चर जो बनाता है,
ठीक है, ये इन्फिनिटिव का पैसिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक ऐसे काम को बताता है जो काम हो चुका, जो काम हो चुका। ठीक है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। अब अगर मान लो मैं ये लिखूं, एक सेंटेंस और देखिए, she seems to study, वो दिख रही है कि वो स्टडी कर रही है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, शी, इसको अगर मैं ट्रांसफर करूं, देखिए इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो स्टडी कर रही है ना, तो टू के साथ में ये आईएनजी वाली फॉर्म तो नहीं आएगी, क्योंकि टू के साथ में तो क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है, वो भी एक्टिव में। एक्टिव में तो है, शी तो डूअर है, लेकिन टू के साथ में वर्ब की आईएनजी की फॉर्म नहीं आएगी, तो इसका मतलब गड़बड़ है कुछ। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, शी सीम्स टू बी स्टडिंग, बी स्टडिंग, तो देख के ऐसा लग रहा है कि वो स्टडी कर रही है, वो स्टडी कर रही है। अगर मान लो मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस और ऐड ऑन करूं, इसको थोड़ा और डिटेल में बताऊं, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि टू स्टडी फॉर 3 आवर्स, उसको देख के ऐसा लग रहा है वो 3 घंटे से स्टडी कर रही है। ठीक है, अगर सेंटेंस मैंने ऐसे बना दिया, तो इसका अब कैसे बनाएंगे, वो काम चल रहा है तो टू स्टडिंग है ना, इसको चेंज करेंगे फॉर 3 आवर्स। अब यहाँ पे देखो टाइम ड्यूरेशन दे दिया, जब भी टाइम ड्यूरेशन दे देते हैं, हमने टेंस के अंदर सीखा था, तो टाइम ड्यूरेशन के साथ में हम क्या करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा, शी सीम्स टू हैव बीन, ठीक है, स्टडिंग। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, स्टडिंग। तो यहाँ पे देखो टू के साथ में क्या आ गई, वर्ब की बेस फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म, और ये आईएनजी फॉर्म, क्योंकि 3 घंटे से पढ़ रही है, उसको देख के ऐसा लग रहा है वो 3 घंटे से पढ़ रही है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये भी बन सकता है एक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी, यहाँ पे देखना, द क्राइम seems to committed, to commit कर दो, the crime seems to commit for money, मान लो एक ही सेंटेंस है। ठीक है, फिर जो क्राइम था उसको देख के ऐसा लग रहा है वो मनी के लिए कमिट किया गया, कमिट किया गया, तो किया गया ना, वो काम हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका गलत बनेगा, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा, अगेन इसका परफेक्ट में जाएगा, क्योंकि जो एक्शन हो चुका उसका परफेक्ट इन्फिनिटिव बनता है। ठीक है, इसका ये इन्फिनिटिव है, इसको परफेक्ट इन्फिनिटिव में लेके जाना पड़ेगा, द क्राइम, क्योंकि ये तो आपका क्या है, नॉन डूअर है ना, द क्राइम नॉन डूअर है। अगर डूअर होता फिर तो सही होता, क्योंकि मैंने ये लिखा है यहाँ पे, आई हैव टू डू माई वर्क, तो ये सही था ना, आई डूअर था, और टू डू मुझे अपना काम करना है, अभी काम हुआ नहीं, मुझे अपना काम करना है, तो यहाँ पे सही होता टू कमिट। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे तो डूअर है, ठीक है, यहाँ पे नॉन डूअर है, नॉन डूअर के साथ में आप टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म नहीं लगा सकते हो, इसका परफेक्ट में इन्फिनिटिव बनेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो परफेक्ट में इन्फिनिटिव कैसे बनेगा, द क्राइम सीम्स टू हैव बीन कमिटेड फॉर मनी। तो आपके पास में एक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या आ गया, इस स्ट्रक्चर को यहां लिख देती हूँ, टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोबारा देखिए सारी चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां से एक क्वेश्चन 100% आपके मेंस में आपको दिखेगा, चाहे वो आपका सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, चाहे वो सीपीए का हो, परफेक्ट के इन्फिनिटिव पे क्वेश्चन आता ही आता है। इस सारे चीज को, इस सारे स्ट्रक्चर को दोबारा देखिए हमने ये सीखा कि जो इन्फिनिटिव्स होते हैं टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, ये एक्टिव के अंदर आते हैं, ये एक ऐसे एक्शन को बताता है जो अभी काम होना बाकी है, जैसे आई हैव टू डू माई वर्क, मेरा अभी काम करना बाकी है। ठीक है, इसका पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव कैसे बन जाएगा, माई वर्क हैज टू बी डन, तो पैसिव कैसे बनेगा इन्फिनिटिव का, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पे आओ, ठीक है ना, आपके क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, शी क्लेम्ड टू हेल्प अस, अब किसी इंसान ने क्लेम किया है, या देख लो पैसिव है, ये देखो वैसे पास्ट का है, तो पास्ट के साथ में इन्फिनिटिव नहीं आ सकता, ध्यान रखिए, पास्ट के साथ में इन्फिनिटिव नहीं आएगा, पास्ट के साथ में इन्फिनिटिव पास्ट का आएगा, समझ पा रहे हैं। तो ये तो इन्फिनिटिव हमारा प्रेजेंट का है, इसको पास्ट का इन्फिनिटिव बनाना पड़ेगा। तो पास्ट के इन्फिनिटिव को कैसे बनाते हैं, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई रिपीट,
अगर हमारी वर्ब पास की है और इंफिनिटिव प्रेजेंट का है तो ये गलत स्ट्रक्चर हो जाएगा। हमें इंफिनिटिव भी किसका लेना पड़ेगा, पास्ट का। तो पास्ट का इंफिनिटिव क्या होता है, टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसलिए उसने क्लेम किया कि उसके द्वारा हमारी हेल्प की जा चुकी थी, मतलब उसने हमारी हेल्प कर दी थी, ठीक है। शी क्लेम टू हैव हेल्प्ड अस, टू हैव हेल्प्ड अस, ठीक है। उसने क्लेम किया कि उसने हमारी मदद कर दी थी। अभी देखिए शी सीम्स टू स्टडी, अब टू के साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा क्योंकि देखिए शी तो डूअर है, तो अगर डूअर है, एक्टिव है, तो टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेके आना है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो पढ़ रही है, तो फिर इसका टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म नहीं आती। इसको जस्टिफाई करने के लिए हमने क्या किया, टू के साथ में बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी। एक तो ये तरीका है, ठीक है। अब मान लो कोई 2 घंटे से या 3 घंटे से पढ़ रहा है, हम अगर टाइम फ्रेम लगा दें तो टाइम फ्रेम के क्या होता है, 2 घंटे 3 घंटे, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाता है ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या बनेगा फिर इसका, टू हैव बीन स्टडिंग, ठीक है। फिर इसके एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं इसको पैसिव में लेके जाऊंगी तो आपका एक्टिव था। अब मैं अगर इसको पैसिव में लेके जाऊं, द क्राइम सीम्स टू कमिट फॉर मनी, तो क्राइम ने तो नहीं किया होगा ना किसी को, पैसों के लिए खुद को कमिट तो नहीं किया होगा, क्राइम किया गया पैसों के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्राइम किया गया यहां से देखने को मिलेंगे और यहां से, ये दोनों स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ के जाना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्राइम, क्राइम खुद ने नहीं किया ना, क्राइम तो किया गया होगा। और देखो ये पास में कमिट हुआ होगा ना, द क्राइम सीम्स टू कमिट फॉर मनी। अब यहाँ पे क्या होगा, द क्राइम सीम्स, यहाँ पे टू कमिट की जगह क्या लगा दोगे, टू हैव बीन कमिटेड, टू हैव बीन कमिटेड। क्राइम को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कमिट किया, ये मतलब ये क्राइम किया गया पैसों के लिए, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे डूअर नहीं है, यहाँ पे नॉन डूअर है, ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन बनेगा। तो पैसिव का कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टू हैव के साथ में बीन लगाएंगे और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू हैव बीन कमिटेड फॉर मनी। और यहाँ पे हमने, शी खुद डूअर थी, ठीक है, शी खुद डूअर थी, तो यहाँ पे हमने पैसिव का, हमने यहाँ क्या कर दिया, इन्फिनिटिव को पैसिव में किया, यहाँ पे भी इन्फिनिटिव को पैसिव में किया, लेकिन यहाँ पे डूअर थी तो टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे इसका पैसिव बना दिया इन्फिनिटिव का। क्यों, क्योंकि जो क्राइम था वो डूअर खुद नहीं है। अगर डूअर होगा तो इन्फिनिटिव का आप पैसिव कैसे बनाएंगे, टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर नॉन डूअर है उसका पैसिव बनाना है इन्फिनिटिव का, टू हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोनों स्ट्रक्चर आप अच्छे से रन करके जाना। आई बेट यू आपको यहाँ से पेपर में एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्टिव और पैसिव का, इन्फिनिटिव का एक्टिव और इन्फिनिटिव का पैसिव। आई होप आपने इसको समझा होगा। अब इस क्वेश्चन पे आइए, देखिए, इट इज फॉर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइल स्विमिंग इन ओपन वाटर्स, हम जब स्विमिंग करते हैं ओपन एरिया में, टू हैविंग लर्न कंट्रोल्ड। अभी देखो, या तो देखो टू के साथ में हैविंग तो आएगा नहीं, आप समझ पा रहे, टू के साथ में नहीं आएगा हैविंग, तो इसका मतलब प्रॉब्लम तो है, क्योंकि हमने देखो सारे स्ट्रक्चर समझे कि टू के साथ में या तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, या फिर टू हैव बीन वर्ब की आईएनजी, या फिर टू हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन स्ट्रक्चर्स को आपको अच्छे से लर्न करना है। तो टू के साथ में हैविंग तो वैसे भी नहीं आएगा, ये गलत है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, टू, या तो इसको ऐसे कर लो, टू हैव लर्नड कंट्रोल्ड, समझ पा रहे हो, टू हैव लर्नड कंट्रोल्ड। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, टू लर्न कंट्रोल्ड। दोनों ही तरीके सही हैं, समझ पा रहे हो। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम एक्टिव का मीनिंग निकालते हैं टू हैव लर्नड, ठीक है, एक्टिव का मीनिंग निकालते हैं टू लर्न कंट्रोल, तो ये बोल रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुले पानी में, जब भी खुले एरिया में हम स्विमिंग करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि अपने सांसों को कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए, इसका मीनिंग ये निकलेगा अगर हम टू लर्न को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। एक्टिव मीनिंग निकालेंगे तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, हिंदी क्या निकलेगी, हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपनी सांसों को कैसे कंट्रोल करें जब हम खुले एरिया में स्विमिंग कर रहे हों। अगर हम इसका पैसिव निकालते हैं, इन्फिनिटिव का पैसिव करते हैं, तो मतलब पैसिव मतलब पास का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकले, इसकी हिंदी क्या निकालोगे, खुले एरिया में जब भी हम स्विमिंग करते हैं तो हमें पता, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हमें ये टेक्निक आनी चाहिए थी, हमें ये टेक्निक आनी चाहिए कि स्विमिंग के दौरान ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं, हमें ऑलरेडी आनी चाहिए थी, समझ पा रहे हो। तो ये आनी चाहिए थी पे जोर डालेगा और ये आनी चाहिए, तो दोनों ही मीनिंग यहाँ पे सही है, समझ पा रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों ही मीनिंग सही है। आप इसको टू लर्न कंट्रोल्ड, या फिर आप लिख दो टू हैव लर्नड कंट्रोल्ड,
इधर वे इज करेक्ट, दोनों ही तरीके सही है, बस मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी दोनों ही तरीके सही है। मोर ओवर बात है कि आपका जो एरर था वो सी पार्ट में निकल के आ रहा है, ठीक है, और ये आपको स्ट्रक्चर सारे लर्न करने हैं, क्योंकि इन्फिनिटिव का एक्टिव और पैसिव यहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से कंसिडर करना, इसको और इसको, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू राइट विद सस्टेन्ड क्लैरिटी। क्या लिख रहा है यहाँ पे? टू राइट लिखना। क्या टू राइट हमारा देखो फिर से इन्फिनिटिव है और हमारा सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट। टू राइट विद सस्टेन्ड क्लैरिटी, कहाँ पे? अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। टू स्पीक अगेन हमारा सब्जेक्ट है इन्फिनिटिव, विद अनवेवरिंग कन्विक्शन अंडर स्क्रूटिनी, कोई दिक्कत नहीं है। और टू एक्ट हमारा थर्ड सब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। तीनों ही सब्जेक्ट क्या है हमारा? इन्फिनिटिव है। टू एक्ट डिसिसिवली इन मोमेंट्स ऑफ, कौन से मोमेंट्स में? मोमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी, सीम टू मैनी ऑब्जर्वर्स अ स्किल एफर्टलेसली एक्वायर्ड। क्या कह रहा है? देखो हमारे सेंटेंस में तीन सब्जेक्ट है ना, टू राइट विद सस्टेन्ड क्लैरिटी अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट, अगेन टू स्पीक with unwavering conviction under scrutiny, or to act decisively in moments of uncertainty। अब हमारी अगर देखें तो तीनों हमारे इन्फिनिटिव है, तीनों के सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है? यहाँ पे सीन। अगर आपने रूल्स अच्छे से पढ़े हैं तो रूल ये बोलता है इन्फिनिटिव जब भी एज अ सब्जेक्ट काम करता है, चाहे वो सिंगुलर इन्फिनिटिव हो, चाहे 2 बार इन्फिनिटिव आए हो, चाहे 3 बार आए हो, जब भी इन्फिनिटिव एज अ सब्जेक्ट काम करेगा, एज अ सब्जेक्ट काम करेगा इन्फिनिटिव, ठीक है, उसके साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, तो लर्न कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे भी टू राइट था, इन्फिनिटिव था, यहाँ पे टू स्पीक था, यहाँ पे क्या था आपका? एक और था ना, टू एक्ट, ठीक है। तीनों जगह इन्फिनिटिव आए हैं, लेकिन है तो इन्फिनिटिव ना, और रूल ये बोलता है इन्फिनिटिव जब एज अ सब्जेक्ट होता है उसके साथ में वर्ब कैसे आते हैं? सिंगुलर। तो सीम नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीम्स, इट सीम्स। टू राइट, टू स्पीक, ठीक है, टू एक्ट, सीम्स to many observers a skill effortlessly acquired। I hope आपने इसको समझा होगा, ये रूल है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट वी हैव, और इस पे काफी क्वेश्चंस आए हैं पहले, ठीक है, इसको कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट वी हैव एन इन्वेसिव मस्किटोज स्पीसीज, ठीक है। क्या कह रहा है? एन इन्वेसिव मस्किटोज स्पीसीज। स्पीसीज कैसा नाउन है? जैसे मैथमेटिक्स, ठीक है ना, पॉलिटिक्स, ये सिंगुलर नाउन होते हैं, स्पीसीज ये सिंगुलर नाउन है। क्या हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। दैट हमारी क्या है? कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन बोल सकते हैं इसको। थ्राइव्स, थ्राइव का क्या होगा? थ्राइव्स। अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर है, तो वो भी कैसे आई है? सिंगुलर। समझ पा रहे हैं ना? स्पीसीज एक सिंगुलर नाउन है, तो वो भी कैसे आई है? सिंगुलर। अगर यहाँ पे थ्राइव होता तो एरर होता, लेकिन जो ये रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले नाउन को रिलेट करेगा, नाउन सिंगुलर है तो वो भी कैसे आएगी? सिंगुलर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही है। एन इन्वेसिव मस्किटो स्पीसीज दैट थ्राइव्स, कहाँ पे? इन अर्बन सेंटर्स। एक जो मस्किटो की स्पीसीज है जो अर्बन सेंटर्स है, अर्बन एरिया है, सिटीज है, ठीक है, उनमें पनप रही है, ठीक है। कैसे? इंक्रीजिंगली, बहुत जल्दी जल्दी पनप रही है, और इंक्रीजिंगली एडेप्ट्स, और अपने आप को ढाल रही है। कौन? मस्किटो की जो स्पीसीज है जो अर्बन एरिया में बहुत जल्दी जल्दी पनप रही है और अपने आप को ढाल रही है टू डेंसली पॉपुलेटेड एनवायरमेंट। जो डेंसली पॉपुलेटेड एनवायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग जो ये मस्किटो की स्पीसीज है ना, प्रजाति है, अपने आप को ढाल रही है, तेजी से बढ़ रही है और अपने आप को उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल रही है। ये क्या है? थ्रेटन बनी हुई है इंडियाज एम्बिशियस मलेरिया। इंडिया का जो, हमारे इंडिया का जो एम्बिशन है क्या? मलेरिया एलिमिनेशन, मलेरिया को एलिमिनेट कर देंगे। ये टारगेट है कब के लिए? मतलब 2030 का ना, 2030 में टारगेट लिया गया है कि मलेरिया को हम एलिमिनेट कर देंगे, निकाल देंगे, माशाल्लाह इसको जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन ये जो मॉस्किटो की जो स्पीसीज है ना ये जल्दी से बढ़ रही है अर्बन एरिया में, और इन्होंने अपने आप को ढाल रही है कि भैया तुम जो मर्जी करो, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, अपने आप को ढाल लेंगे, ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। और आपके इस जो मिशन है इसको हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। चलो, मोर ओवर बात यह है कि स्पीसीज था, तुम्हारी वर्ब बिल्कुल सही थी, इन अर्बन एरिया सेंटर्स एंड इंक्रीजिंगली, और अपने आप को क्या कर रही है? अडेप्ट कर रही है ना। स्पीसीज था तो स्पीसीज के लिए क्या है? थ्राइव्स आया, और क्या है? अडेप्ट आया। बिल्कुल सही है। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे है? सिंगुलर, और अगेन क्या आएगी? सिंगुलर। नाउन सिंगुलर है ना तो वर्ब सिंगुलर चल रही है। टू डेंसली पॉपुलेटेड एनवायरमेंट्स। अब ये देखो थ्रेटन्स, एक हमारी वर्ब एक और है ना, तो थ्रेटन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? थ्रेटन्स। थ्रेटन्स क्यों आया? क्योंकि हमारा नाउन क्या है? स्पीसीज, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। वर्ब कैसे आई? सिंगुलर। और अगेन वर्ब कैसे आएगी? क्योंकि सेम नाउन के बारे में बात चल रही है, तो वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा? एनवायरमेंट्स थ्रेटन्स
India's ambitious malaria elimination target for 2030. तो आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, ये क्वेश्चंस हमने खुद बनाए हैं कंसिडरिंग कि अभी मेंस के एग्जाम्स होने वाले, वही ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और बहुत ज्यादा देखो लेंथी क्वेश्चंस नहीं है, बस इनको इस तरह से डिजाइन किया कि आपके वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस हैं, ज्यादा पूछे जा रहे हैं ना अभी, जैसे आप ट्रेंड देख रहे हो, प्री में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ज्यादा जो है वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बस वही कंसिडर करते हुए सेम उस तरह की क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, व्हेन द पार्टी वाज ओवर, पार्टी वाज ओवर, ठीक है, पास की बात की गई, जब पार्टी ओवर हो गई थी। ही सर्च्ड, पास की बात की गई तो पास में ही वर्ब चलेगी। ही सर्च्ड एंग्शियसली, उसने बहुत बेताबू होकर, फॉर द गर्ल, उसने ढूंढा एक लड़की को। हु किसके लिए आया, गर्ल के लिए आया, ठीक है। हु अननोन टू द अदर्स प्रेजेंट, जो अदर्स थे उन सबके लिए वो क्या थी, मतलब अदर्स जो लोग थे प्रेजेंट थे उनके लिए वो अननोन थी, वो नहीं जानते थे। हैड अर्लियर कम, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। विद हिम, वो उसके साथ में पहले आई थी, बट लेफ्ट अननोटिस्ड। पूरे क्वेश्चन को दोबारा देखो। व्हेन द पार्टी वाज ओवर, जब पार्टी जो थी ना वो ओवर हो गई थी। ही सर्च्ड, उसने ढूंढा, है ना, बेकाबू होकर, मतलब बहुत ही ज्यादा उस लड़की को ढूंढा, पार्टी में वो उसके साथ आई थी। ये अननोन टू द अदर्स प्रेजेंट है ना, इसको एक बार हटा दो, इसको एक बार हटा देते हैं ना, ये सारा हटा देते हैं। व्हेन द पार्टी वाज ओवर, जब पार्टी ओवर हो गई थी। ही सर्च एंग्शियसली, उसने ढूंढा किसको, फॉर द गर्ल, एक लड़की को, ठीक है, जो आई थी। हु हैड अर्लियर कम, जो पहले आई थी उसके साथ में। विद हिम, जो उसके साथ में पहले आई थी, बट वो चली गई उसको बिना कुछ बताए, उसको कुछ पता ही नहीं था, तो वो पहले आई और पहले ही चली गई होगी ना। दोबारा देखिए, वो पहले आई और पहले ही चली गई है, बट आया है ना सेंटेंस में, क्या है, बट। अब ये रूल ये बोलता है एंड और अगर बट आ जाए ना सेंटेंस में, तो ये पैरेललिज्म का क्वेश्चन है ना। अगर आप देख रहे हैं बट है और अगर एंड आ जाए, तो बट से पहले क्या था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो बाद में क्या है हमारी, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। मैं इसको चलो थर्ड फॉर्म बोल दूं, तो थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैड। समझ पा रहे हैं, पैरेललिज्म का क्वेश्चन है, पैरेललिज्म मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेंटेन कैसे किया, वो पहले ही आई थी, हैड अर्लियर कम विद हिम, वो पहले उसके साथ आई थी और पहले ही चली गई उसको बिना कुछ बताए, ठीक है। ज्यादा हिंदी में नहीं जाना, सिर्फ हमें रूल्स अच्छे से लर्न करने हैं। क्या रूल है, एंड और बट। पैरेललिज्म का क्वेश्चन था ये, एंड और बट से पहले जो भी हमारी वर्ब होती है बाद में सेम वही वर्ब आती है। तो पहले क्या था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाद में भी क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एरर यहाँ पे सी पार्ट में था। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, इसको पढ़िए 7 नंबर क्वेश्चन को। आफ्टर वी हैड बीन ड्राइविंग फॉर माइल्स, ठीक है, आफ्टर वी हैड बीन ड्राइविंग फॉर माइल्स, ठीक है, 4 के साथ में माइल्स है, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैड बीन, कई घंटों ड्राइविंग करने के बाद में, अलोंग अ विंडिंग रोड, एक विंडिंग रोड थी, कार्व्ड थी वो, थ्रू द हिल्स, हिल्स के बीच में कार्व की गई होगी ना, ऐसे कार्व, ऐसे हिल्स होंगी, हिल्स के बीच में एक विंडिंग जो रोड है वो कार्व की गई थी, कार्विंग करना मतलब निकाली गई होगी, ठीक है। आई सडनली फेल्ट, मैंने सडनली फेल्ट किया, देखो ये पास्ट टेंस है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द विंडिंग रोड कार्व्ड, ये भी पास्ट टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। थ्रू द हिल्स, हिल्स के बीच में। आई सडनली फेल्ट पास्ट है। आई सडनली फेल्ट, मैंने सडनली महसूस किया, अ वेव ऑफ सिकनेस, एक तरह की वेव है सिकनेस की, ओवरटेक्स मी, ओवरटेक्स, ये क्या है हमारा प्रेजेंट, तो ये पास में आएगा क्योंकि सारा सेंटेंस को पास में चल रहा है, सारा सेंटेंस आपका पास में चल रहा है पूरा, है ना, सारा सेंटेंस आपका पास में चल रहा है, तो ये भी क्या आएगा, ओवरटेक्स नहीं, ओवरटुक, ओवरटुक मी, ओवरटुक मी। समझ पा रहे हो। तो सडनली आई फेल्ट अ वेव ऑफ सिकनेस ओवरटुक मी, तो यहाँ पे सी पार्ट में है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, द फोरकास्ट हैड प्रेडिक्टेड, ठीक है, प्रिडिक्ट किया गया, फेयर स्काइज, ठीक है, अलोंग विद मेरी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, सीजनेबली, वार्म वेदर का ना, द फोरकास्ट, जो फोरकास्ट था ना वो प्रिडिक्ट किया गया था, एक अच्छा आसमान रहेगा, फेयर वेदर रहेगा, बट लेकिन क्या हो गया, अब इसका कॉन्ट्रास्ट है, अच्छा था तो बट के बाद में तो नेगेटिव सेंटेंस ही आएगा, बट द डे, लेकिन जो भी अच्छा मौसम होगा ये प्रिडिक्ट किया गया था, लेकिन क्या हुआ, द डे अल्टीमेटली डोंट डार्क, लेकिन जो दिन था वो क्या हो गया, डार्क हो गया, डोंट डार्क हो गया, एंड चिल्ड, निकालिए इसमें एरर क्या होगा, डोंट डार्क है ना, डोंट डार्क, डार्क हमारा क्या है, ये नाउन, कैसा हो गया, डार्क, एंड चिल्ड। अब इसको देखिए, ये जो हमारा जो चिल्ड है ना, चिल्ड देखो एक वर्ड होता है चिल्ली और एक होते चिल्ड,
ठीक है, दिन कैसा हो गया था, डॉन डार्क, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। एंड चिल्ड, अब इन दोनों को देखो, चिल्ली हमारा जो है ना, इसके अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच पूछूं तो इसकी हमारी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव, और चिल्ड जो है वो हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है जिसको आप वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हो। अभी देखो, जो चिल्ली है, जो एडजेक्टिव होता है ना, चिल्ड अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, पहले तो आप इसको अच्छे से लर्न करिए। और चिल्ली जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। जो चिल्ली है ये वेदर के लिए यूज होता है ना, वेदर है ये हमारा मॉर्निंग, चिल्ली मॉर्निंग, चिल्ली इवनिंग, चिल्ली वेदर, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो एडजेक्टिव है ये ज्यादा वेदर, डे, मॉर्निंग, इन सब के लिए यूज होता है। और जो चिल्ड है ना वो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट्स के लिए या फिर पर्सन के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के लिए या फिर पर्सन के लिए। जैसे मैं बोलूं चिल्ड फूड, चिल्ड आइसक्रीम, ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होगा या फिर पर्सन के लिए। वेदर के लिए, मॉर्निंग के लिए, डे के लिए, इवनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल नहीं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। द वेदर इज चिल्ली, द वेदर इज चिल्ली, द मॉर्निंग इज चिल्ली, ठीक है, द इवनिंग इज चिल्ली, इस तरह से। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, एक एडजेक्टिव चाहिए था, तो चिल्ड तो पास्ट पार्टिसिपल था, तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव लगाएंगे, इट्स चिल्ली, समझ पा रहे? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, द फोरकास्ट हैड प्रेडिक्टेड फेयर स्काइज अलोंग विद सीजनेबली वार्म वेदर बट द डे अल्टीमेटली डॉन डार्क, तो वेदर था वो डार्क हो गया एंड चिल्ली, चिल्ली बन गया, क्योंकि वेदर के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो वेदर है, वेदर के लिए, मौसम के लिए, डे के लिए, नाइट के लिए, दिन के लिए, शाम के लिए, सुबह के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट्स और पर्सन के लिए हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, जहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फूड कैसा था, या आइसक्रीम कैसी थी, चिल्ड, चिल्ड आइसक्रीम, चिल्ड फूड, चिल्ड जूस, इस तरह से, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली ड्यूरिंग माय विजिट, कहाँ की विजिट थी, टू कश्मीर, कश्मीर में, आई वॉज स्ट्रक, मैं स्ट्रक हो गया, बाय द सीनरीज, सीनरीज, देखो हमने पढ़ा है ना नाउन चैप्टर में, सीनरीज नहीं होता है ना, अगर बहुत सारी सीनरी, अपने आप में कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये वर्ड क्या है, सीनरी, SCENERY, सीनरी, और बहुत सारी है तो क्या लिख देंगे, पीसीज ऑफ सीनरी, पीसीज ऑफ सीनरी, बहुत सारी है ना, अगर बहुत सारी दिखाना तो क्या लगा देंगे, पीसीज ऑफ सीनरी, है ना। ये तो नहीं लगाएंगे पीसीज ऑफ सीनरीज, ये गलत हो जाएगा, बहुत सारी दिखाना तो पीसीज ऑफ सीनरी, ठीक है, या फिर अगर एक दिखाना अ पीस ऑफ सीनरी। मोर ओवर बात है कि सीनरीज कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, हमने नाउन चैप्टर में ही पढ़ा है, तो सीनरी हो जाएगा, पहली बात तो ये। आगे देखिए, विच डिस्पाइट देयर apparent simplicity possessed a charm seldom captured in words, क्या कह रहे हैं, recently during my visit to Kashmir I was struck by the scenery which despite, है ना। अब इस देखो देर तो आएगा नहीं ना, क्योंकि आपको प्रोनाउन भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, अब देखो यहाँ पे एरर एक इस पार्ट में था और एक बी पार्ट में, तो सीधी सी बात है हम ए पार्ट को कंसिडर करेंगे, क्योंकि पढ़ते ऐसे हैं, तो ए पार्ट में एरर मार्क करेंगे, लेकिन देर है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इट्स, क्या लगा देंगे, इट्स, है ना। एक होता है इट्स और एक क्या होता है, इट्स, तो जो इट्स होता है इसके बाद में हमें क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए होता है ना, इट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट्स, क्योंकि सिंगुलर नाउन है ना। रिसेंटली ड्यूरिंग माई विजिट टू कश्मीर आई वॉज स्ट्रक बाय द सीनरी विच डिस्पाइट इट्स अपेरेंट सिंप्लिसिटी, ठीक है। और जो इट्स होता है इसका मतलब क्या होता है, इट इज, इट वॉज, इट हैज, सारे मीनिंग निकलते हैं। तो यहाँ पे इट्स नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, आएगा इट्स, इट्स उसकी, है ना, पोजेसिव प्रोनाउन दिखाना है, उसकी पोजेशन दिखाना है हमें उसमें ना, तो इट्स, यहाँ पे क्या जाएगा, इट्स। तो ये भी एक एरर था, लेकिन हम एरर किस पे मार्क करेंगे, ए पार्ट में, ठीक है, सीनरी, हाँ, ए पार्ट अगर सही होता और वहां पे अगर देयर होता तो प्रोनाउन का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ये। तो देयर को काट के हम क्या करते हैं, इट्स, ठीक है, इसको भी कंसिडर करना, मैं आपको यही चीज समझाना चाह रही थी, बस इसी के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, नो सूनर डिड, है ना। सेंटेंस के स्टार्टिंग में जब नेगेटिव वर्ड आ जाता है तो फिर हम इन्वर्जन करते हैं, इन्वर्जन किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिड पहले आया है और बाद में हमारा क्या है, सब्जेक्ट, है ना, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। डू डज और डिड के साथ में क्या आती है, हमारी वर्ब की बेस फॉर्म, डू डज और डिड के साथ में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म, है कि नहीं। तो अनाउंस वर्ब की बेस फॉर्म आई है ना, द गवर्नमेंट, अगर मैं लिखते द गवर्नमेंट अनाउंसेस, द गवर्नमेंट अनाउंसेस होता ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, बेस फॉर्म है, क्यों, क्योंकि डिड आ गया। नो सुना और इन्वर्जन होगा, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग नेगेटिव वर्ड से हुई है। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग नेगेटिव वर्ड से हो तो इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब पहले आपकी वर्ब आती है,
फिर सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी मेन वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब आ गई, इन्वर्जन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्ब की बेस फॉर्म क्या अनाउंस क्या द पॉलिसी, एक पॉलिसी अनाउंस की। देन वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म, अचानक से फिर क्या हो गया, वाइड स्प्रेड हो गया क्रिटिसिज्म है, हर जगह से जो आलोचक थे ना वो बोलने लग गए, वो शुरू हो गए, बिगेन है ना, फिर पास्ट टेंस में चल रहा है तो बिगेन आएगा, बिगेन। पोरिंग इन फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, ठीक है ना, अचानक से जैसे ही गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अनाउंस की तो सब जगह से ना क्रिटिसिज्म आने लग गया, क्या, बिगेन शुरू हो गया। पोरिंग इन फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, सब जगह से आलोचक आलोचना करने लगे। तो इस फ्रेज को आपको लर्न करना है। मैं ये फ्रेज काफी बार पेपर में आई है और काफी इंपॉर्टेंट है। पोरिंग इन फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, पोरिंग इन फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, इस फ्रेज का मतलब है हर जगह से, चारों दिशाओं से, ठीक है ना। व्हेन आई गॉट फर्स्ट रैंक, ठीक है, तो आई गॉट अप्रिशिएशन पोरिंग इन फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, सब जगह से मुझे अप्रिशिएशन मिलने लगी, ठीक है, इस सेंस से। तो पोरिंग इन, अब पोर इनटू जो होता है ना, पोर इनटू, मैं कहूँ कि शी वाज पोरिंग इनटू, शी वाज पोरिंग द वाटर इनटू द बॉटल, तो वो सही है वहां पे ना, इनटू मूवमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए इनटू लगाते हैं, तो यहाँ पे इनटू मत कर देना उठा के कि पोरिंग के साथ में इनटू, ये सही है, ये पूरी फ्रेज है, इसका मतलब होता है चारों दिशाओं से, हर जगह से, ठीक है। तो यहाँ पे नो सूनर डिड द गवर्नमेंट अनाउंस द पॉलिसी देन वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म, अचानक से जो सारा क्रिटिसिज्म है वो आने लग गया हर दिशाओं से, सारे लोग मतलब क्रिटिसाइज करने लग गए। तो इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं था। नो एरर के क्वेश्चंस भी आते हैं ना, तो बस वही था ये एरर का क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है, हु सेड, पास्ट टेंस में, दैट अ बैलेंस्ड मील कैन नॉट बी इंजॉयबल, ठीक है, एक बैलेंस जो मील है वो इंजॉयबल नहीं हो सकती, कौन कहता है ये बात, while also remaining nutritionally healthy, राज गणपत break down, राज गणपत ने ब्रेक डाउन किया the 6 non negotiable components that he considers essential in every meal। इस क्वेश्चन को देखिए, who said, कौन कहता है, that a balanced meal cannot be enjoyable, एक जो बैलेंस मील है वो इंजॉयबल क्यों नहीं हो सकती। सब कहते हैं ना कि हेल्दी खाना खाते हैं बहुत ही बोरिंग होता है ना, मजा नहीं आता भाई। ऑल्सो रिमेनिंग न्यूट्रिशनली हेल्दी, जबकि वो न्यूट्रिशनली हेल्दी भी रहनी चाहिए। क्या, राज गणपत क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, तो ब्रेक नहीं हो जाएगा, ब्रेक्स। राज गणपत सिंगुलर नाउन है तो वो भी कैसे आएगी, सिंगुलर। राज गणपत ब्रेक्स डाउन, है ना, वो ब्रेक डाउन करता है द 6 नॉन नेगोशिएबल कंपोनेंट्स दैट ही कंसिडर, जिनको वो कंसिडर करता है एसेंशियली इन एवरी मील, वो जिनको वो कंसिडर करता है कि ये हर मील में इंपॉर्टेंट है, इनको लेना ही लेना चाहिए। तो राज गणपत हमारा सब्जेक्ट था, तो वो भी कैसे आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वो भी सिंगुलर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, रीता मेड अ ग्रेसफुल स्टाइल स्टेटमेंट, पास में बात चल रही है, पास है ना, मेड, तो पास की बात हो रही है, पास में खत्म होगा पूरा। नीता मेड अ ग्रेसफुल स्टाइल स्टेटमेंट, नीता ने एक ग्रेसफुल स्टेटमेंट दिया, कहाँ पे, एट एक लोकेशन के लिए आए, कहाँ दिया, एट जीवन इनोग्रेशन पे, ठीक है। स्टेपिंग आउट इन एन आइवरी सिल्क साड़ी, जब वो क्या बात की जा रही है, नीता ने एक बहुत ही ज्यादा ना ग्रेसफुल स्टाइल स्टेटमेंट दिया, तब जब वो बाहर आ रही थी, है ना, और उसने क्या पहना हुआ था, आइवरी सिल्क साड़ी पहनी हुई, एंड हैंड पेंटेड श्रीनाथ जी इंस्पायर्ड पर्ल नेकलेस वर एडमायर्ड बाय ऑल, वो सभी के द्वारा वो एडमायर किया गया। अभी देखिए आप यहाँ पे रूल देख पा रहे हैं, स्टेपिंग आउट, जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए ना, तो उसके बाद जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है तो उसके बाद में जो क्लोज आता है ना, तो उसमें आने वाला जो नाउन होता है वो हमें कैसा चाहिए, डूअर चाहिए। एक तो ये चीज ध्यान रखना, दोबारा सुनिए इस चीज को, जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए उसके बाद में जब कोई क्लोज आएगा ना, तो क्लोज के अंदर आने वाला नाउन उसका क्या बन जाता है, डूअर बन जाता है। अभी देखो डूअर बन जाता है, स्टेपिंग आउट इन आइवरी सिल्क साड़ी, तो आइवरी सिल्क साड़ी में कौन था, सीता, डूअर है, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीनाथ जी इंस्पायर्ड पर्ल नेकलेस, तो ये भी तो डूअर माना गया ना, क्योंकि देखो ये भी तो इसका डूअर माना गया क्योंकि इसके साथ ही जुड़ा है। तो क्या पॉसिबल है कि नीता जी और जो पर्ल नेकलेस था उन्होंने बाहर कदम रखे, वो बाहर आए और वो सभी के लिए
स्टाइल स्टेटमेंट बन गए। स्टाइल स्टेटमेंट तो नीता जी बनी ना, जिन्होंने रेड कलर की सिल्क की आइवरी सिल्क साड़ी पहनी हुई थी। जो ग्रेसफुल जो स्टाइल स्टेटमेंट बना होगा और बाहर जो आया होगा, स्टेप किसने किया, स्टेप आउट किसने किया, नीता ने किया होगा, ठीक है, नेकलेस ने तो नहीं किया होगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद आने वाला जो क्लोज होता है ना, उसमें जो नाउन होता है वो उसका डूअर माना जाता है, वो उसका डूअर माना जाता है। मतलब यहाँ पे जो नाउन आएगा, ये यहाँ पे जो वर्ब के आईएनजी फॉर्म है ना, जो ये जो एक्शन हो रहा है, ये नाउन इस एक्शन का डूअर माना जाएगा। तो नाउन तो हमारे पास में एक तो नीता जी रही, और दूसरा हमारा क्या हो गया कि पर्ल नेकलेस हो गया नाउन, है ना। तो पर्ल नेकलेस तो इसका डूअर नहीं हो सकता स्टेपिंग आउट का, पर्ल नेकलेस ने तो स्टेप आउट नहीं किया, इसका मतलब ये फ्रेज गलत है। समझ पा रहे हैं? दूसरा, इसको अगर हम तोड़ें, इस सेंटेंस को ब्रेक करें, तो देखिए श्रीनाथ जी इंस्पायर्ड पर्ल नेकलेस, है ना। ये पर्ल नेकलेस क्या है, यहाँ पे वर नहीं आएगा, समझिए आप इसको, यहाँ पे क्या आएगा, वॉज एडमायर्ड, पर्ल नेकलेस को एडमायर किया गया। अगर इसको पूरे को ठीक करना हो तो ये कैसे बन सकता है, नीता मेड अ ग्रेसफुल स्टाइल स्टेटमेंट एट द जीवन इनॉग्रेशन स्टेपिंग आउट इन एन आइवरी एज, अब यहाँ पे ना, यहाँ पे आप कर सकते हो, एज शी stepped out in an ivory silk sari and a hand painted Srinath inspired pearl necklace was admired by all। समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब है, वैसे यहाँ पे गलत नहीं है, ये सही है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे ये चीज समझाना चाह रही हूँ कि जब भी जो ये वर्ब के आईएनजी फॉर्म है ना, इसके बाद में जो नाउन आता है वो इसका डूअर होता है। तो यहाँ पे आईवरी सिल्क साड़ी तो नीता ने पहनी हुई थी, वो इसकी डूअर होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पूरा अलग से ना, ये पूरा सब्जेक्ट अलग से दे दिया है कि ये भी बाहर चल के थोड़ी ना आया होगा, श्रीनाथ इंस्पायर्ड पर्ल नेकलेस चल के थोड़ी ना आया होगा। तो ये देखो कोमा भी लगाया हुआ है ना, ये अलग से आपका क्लोज बन गया। समझ पा रहे हैं? तो जो श्रीनाथ इंस्पायर्ड पर्ल नेकलेस है ना, इसको भी एडमायर किया गया सभी ने, ये भी एडमायर किया गया सभी के द्वारा। तो पर्ल नेकलेस सिंगुलर था, तो वो भी कैसे आएगी, सिंगुलर, ठीक है। कहने का मतलब ये है, आप इसको दोबारा समझिए, अगर मैं यहाँ पे वर्ड लगा देती हूँ तो वर्ड लगाने से ये मतलब बना कि वो नीता थी, वो भी बाहर आई, और जो नेकलेस था वो भी बाहर आया, और दोनों को सराहना की, दोनों ही इंस्पायर, मतलब दोनों की प्रेज की गई, दोनों ही प्रेज किए गए या एडमायर किए गए सभी लोगों के द्वारा, ठीक है। तो नीता तो चलकर आ सकती है, लेकिन क्या पर्ल नेकलेस चल के आ सकता है क्या, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने इसको क्या किया, ये अलग से क्लोज माना, क्योंकि ये देखो कोमा है, कोमा के बाद में अलग से क्लोज बना, तो यहाँ पे पर्ल नेकलेस की वर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वॉज। तो इसका मतलब जो नीता थी वो आइवरी सिल्क साड़ी में बाहर आई, ठीक है, और पर्ल नेकलेस जो उसने पहना हुआ था उसको इंस्पायर किया गया, उसको एडमायर किया गया सभी के द्वारा। तो पर्ल नेकलेस वॉज एडमायर्ड बाय ऑल, यहाँ पे बाय वॉज आएगा, वर नहीं। अगर वर आता तो इसका मतलब पर्ल नेकलेस भी डूअर है स्टेपिंग आउट का, और नीता भी है, जबकि डूअर तो सिर्फ नीता है, ठीक है। समझ पा रहे? तो आई होप आपने इसको समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सब्सिक्वेंटली अदर मेंबर्स इसके ऑफ द गैंग वर अरेस्टेड, ठीक है। गैंग के जो मेंबर्स थे वो अरेस्ट किए गए, क्योंकि द गैंग हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और वॉज वर्ब के साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव होता है। गैंग किसी को अरेस्ट तो नहीं करेगा, गैंग को अरेस्ट किया गया, पैसिव का कंस्ट्रक्शन है, जो कि बिल्कुल सही है, एंड कंजंक्शन से जुड़ा है, ठीक है। क्या कह रहा है, सब्सिक्वेंटली द मेंबर्स ऑफ गैंग वर अरेस्टेड, जो मेंबर्स थे गैंग के उनको अरेस्ट किया गया। द स्टोलन एटीएम एंड द स्टोलन एटीएम को भी, स्टोलन एटीएम को भी, अलोंग विद हमारी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, अ पोर्शन, ठीक है, अलोंग विद अ पोर्शन ऑफ प्रेपो है ऑफ द लूटेड कैश को भी, इसके साथ में इसको जो कैश लूटा गया था तो उसको भी, ठीक है। ये क्या है, रिकवर्ड फ्रॉम अ बोरवेल इन नुहू, दे सेड, उन्होंने कहा कि जो मेंबर्स थे गैंग्स के उनको अरेस्ट किया गया, और जो एटीएम उन्होंने स्टोल कर लिया था ना उसको भी क्या किया गया, रिकवर किया गया। कहाँ से, वो जो एटीएम था कहाँ मिला, फ्रॉम अ बोरवेल इन नुहू के बोरवेल ने मिला, उन्होंने कहा, दे सेड। समझ पा रहे हैं? तो जो स्टोलन एटीएम है उसको भी रिकवर किया गया, इसकी जो वर्ब है वो कहाँ पे है, द स्टोलन एटीएम रिकवर्ड। अब अगर मैं लिखूं द स्टोलन एटीएम रिकवर्ड, तो समझिए यहाँ पे जो वर्ब, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है, ये हमारा एक्टिव है। अगर एक्टिव की मैं बात करूं तो एक्टिव हमारा कैसा है, नॉन डूअर है ना, हमारा जो सब्जेक्ट है, ये हमारा जो द स्टोलन एटीएम है हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है, नॉन डूअर। नॉन डूअर तो पैसिव बनेगा ना,
स्टोलन एटीएम, एटीएम तो किसी को स्टील नहीं करेगा, अपने आप को स्टील नहीं करेगा ना, ये आपका जो सब्जेक्ट है ये नॉन डूअर है। अगर सब्जेक्ट नॉन डूअर होता तो हमें क्या करना होता, पैसिव का कंस्ट्रक्शन चाहिए होता है। तो एटीएम सिंगुलर था, द स्टोलन एटीएम वॉज रिकवर्ड, द स्टोलन एटीएम वॉज रिकवर्ड, स्टोलन एटीएम को रिकवर किया गया, कहां से, बोरवेल से, नूह के बोरवेल से, उन्होंने कहा। दोबारा देखिए, सब्सिक्वेंटली अदर मेंबर्स ऑफ द गैंग के जो सारे मेंबर्स थे उनको अरेस्ट किया गया, उनको अरेस्ट किया गया, ये पैसिव बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, गैंग तो किसी को अरेस्ट नहीं करेगा, गैंग को किया गया, पैसिव बना, ठीक है। एंड और स्टोलन जो एटीएम था ना उसको भी क्या बोरवेल, नूह के बोरवेल से मतलब रिकवर किया गया, उसको भी प्राप्त किया गया, उन्होंने वहां रख दिया होगा। तो ये एटीएम जो है इसको रिकवर किया गया, एटीएम ने किसको रिकवर नहीं किया, एटीएम को किया गया, ये पैसिव बनेगा। मोरओवर बात है कि हमारा सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, ये सेकंड नंबर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कैसा है, नॉन डूअर, नॉन डूअर होता तो पैसिव ही बनेगा, तो क्या होगा, ये सिंगुलर था तो वॉज आया, द स्टोलन एटीएम वॉज रिकवर्ड, स्टोलन एटीएम को रिकवर किया गया फ्रॉम अ बोरवेल इन जुहू, दे सेड, उन्होंने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 40 नंबर क्वेश्चन, ही अवॉइड्स अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। देखिए इस क्वेश्चन को और देखते हैं, he avoids, he हमारा सिंगुलर है तो सब वर्ब भी कैसे है, सिंगुलर, he avoids, अवॉइड करता है क्या, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, फूड्स को, कॉफी को, अल्कोहल को एंड स्मोकिंग को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एंड ड्रिंक्स, और पीता है क्या, प्लेंटी ऑफ वाटर, ही है ना, तो फिर ड्रिंक्स भी सही है, प्लेंटी ऑफ वाटर, किस लिए पीता है सब, टू स्टे रहने के लिए, हाइड्रेटेड, वो हाइड्रेट रहे, एंड सपोर्ट एंड ओवरऑल वेलबींग, ठीक है, वो पानी पीता है जिससे कि वो हाइड्रेटेड रहे और सपोर्ट करता है एंड ओवरऑल वेलबींग, कि वो पूरा ही स्वस्थ रहे, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो एन आया है, एन, ठीक है, आपका जो ये एन है आर्टिकल किसके लिए आता है, सिंगुलर नाउन के लिए, मतलब हम यही बोलेंगे अ बॉय, एन ऑरेंज, यही कहते हैं सिंगुलर नाउन के लिए ना, एक वचन के लिए। तो हमारा नाउन कैसा है, वेलबींग, अनकाउंटेबल नाउन है। हमने पढ़ा कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम कभी भी आर्टिकल्स ए और एन का यूज नहीं करते, है ना, ए एन आर्टिकल तो नहीं आएगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो ये यहाँ पे क्या हो गया हमारा एरर, समझ पा रहे हैं इसको, ही अवॉइड्स, वो अवॉइड करता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, कॉफी, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, एंड ड्रिंक्स, और पीता है प्लेंटी ऑफ वाटर, जिससे कि वो क्या रहे, टू स्टे हाइड्रेटेड, हाइड्रेट रहे, एंड वो सपोर्ट करता है, एंड सपोर्ट ओवरऑल वेलबींग, क्या, ओवरऑल वेलबींग, वेलबींग आपका क्या था बच्चे, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन था, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप से पहले आप एन का यूज नहीं करते, क्या ना, अनकाउंटेबल नाउन के लिए तो ए और एन तो आ ही नहीं सकता, सिंगुलर नाउन के लिए आता है, एक वचन के लिए, तो फिर ये वैसे भी गलत हुआ। यहाँ पे आपका जो एरर है वो सी पार्ट में हो, सी, हाँ, सी पार्ट में एरर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, इसको देखें, द रिस्पॉन्सेज, प्लूरल हमारा नाउन, ठीक है ना, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, फ्रॉम हमारी प्रपोजिशन है, फ्रॉम बोथ इंडियंस एंड फॉरेनर्स, फॉरेनर्स है। अब हमारी देखो रिस्पॉन्सेज है ना हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये तो फ्रॉम तो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में प्रपोजिशन का ऑब्जेक्टिव कैसे एंड से जुड़ा है, ये भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा और ये भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ तक तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल, तो वो भी कैसे आएगी, प्लूरल, समझ पा रहे हैं, द रिस्पॉन्सेज पेंट, ठीक है, क्या पेंट करती है, अ पिक्चर ऑफ अ कंट्री, एक ऐसी कंट्री की, दैट रेफर्स, दैट रिफ्यूजेस, रिफ्यूजेस किसके लिए आए, कंट्री, सिंगुलर नाउन था, सब्जेक्ट वह भी कैसे आए, सिंगुलर, टू बी जस्ट वन थिंग, एक थिंग के लिए, ऑफरिंग अ लव हेट रिलेशनशिप दैट मैनी ट्रैवलर्स डिस्क्राइब एज द मोस्ट इंटेंस एक्सपीरियंस ऑफ देयर लाइव्स, समझ पा रहे हैं, ट्रैवलर्स के लिए देयर लाइव्स। तो हमारा एरर जो था पार्ट ए के अंदर ही था, ठीक है, रिस्पॉन्सेज हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वो भी कैसे आएगी, प्लूरल, सिंपल था, ठीक है, क्वेश्चन की लेंथ पे नहीं जाना, हमें तो सब्जेक्ट और वर्ब को सिर्फ कैच करना है। नेक्स्ट इसको देखें, चिल्ला हैज बीन पार्ट ऑफ इंडियन एवरीडे कुकिंग, अच्छा, जो चिल्ला बनाता है ना, जो चिल्ला खाते हैं ब्रेकफास्ट में, कई लोग डिनर लंच में भी खाते हैं, तो दाल वाल का बनता है, लेंटिल्स का बनता है, चिल्ला हैज बीन पार्ट ऑफ इंडियन एवरीडे कुकिंग, ठीक है, चिल्ला रहा है, हैज बीन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जिस किसी चीज का रहने को हम क्या बोलते हैं, हैज बीन, है ना, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये किसी के होने को बताती है, चिल्ला रहा है, क्या, एक पार्ट रहा है इंडियन एवरीडे कुकिंग का, 4 सेंचुरीज, कई सदियों से, ठीक है,
प्रिपेयर्ड, जो प्रिपेयर किया जाता है विद लेंटिल्स, लेंटिल्स के द्वारा, लेंटिल्स कई सारी दालों को मिलाकर चीला बनाया जाता है। टू फ्यूल, जो कि हमें फ्यूल दे फिजिकल वर्क एंड लॉन्ग डेज, है ना। जो हम लंबे समय तक काम करते हैं या कोई वर्कआउट करते हैं तो हमें फ्यूल, हमें एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी हम किससे लेते हैं? चिल्ला खाकर। और चिल्ला किससे बनता है? लेंटिल से। और ये हमारे इंडिया का एवरीडे कुकिंग का एक पार्ट रहा है सेंचुरी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दिस प्रोटीन रिच, ये जो प्रोटीन रिच वर्जन है, सूट्स, दिस प्रोटीन रिच वर्जन सूट्स विंटर रूटीन्स, विंटर के रूटीन्स को, एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स। ठीक है, विंटर्स में भी सूट करता है, पोस्ट वर्कआउट, कई लोग पोस्ट वर्कआउट भी मील्स एज अ मील इसको खाते हैं। वेयर, जहां पे वार्मथ एंड स्ट्रेंथ, वार्मथ एंड स्ट्रेंथ, ठीक है ना, वार्मथ एंड स्ट्रेंथ मैटर्स। अब इसको देखिए, अगर हम देखें वार्मथ एंड स्ट्रेंथ, ये वार्मथ हमारा एक नाउन है और ये भी हमारा एक नाउन है, एंड से जुड़ा है। नाउन नंबर 1 एंड नाउन नंबर 2, दो नाउन है, तो दोनों नाउन के लिए वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल, ठीक है ना। वार्मथ एंड स्ट्रेंथ मैटर्स नहीं, मैटर, है ना। नाउन प्लूरल है, दो नाउन है, तो वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल। दोबारा देखिए, चिल्ला सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर। चिल्ला हैज बीन पार्ट ऑफ इंडियन एवरीडे कुकिंग, हर दिन की कुकिंग का पार्ट रहा है कई सदियों से, ठीक है। प्रिपेयर्ड, जो प्रिपेयर किया जाता है विद लेंटिल्स टू फ्यूल फिजिकल वर्कआउट एंड लॉन्ग डेज, लॉन्ग डेज के लिए इसको यूज करते हैं। दिस प्रोटीन रिच वर्जन सूट्स, है ना, दिस प्रोटीन रिच वर्जन, दिस आया, एक सिंगुलर बात की जा रही है इसलिए सूट्स। विंटर में भी सूट्स करता है, विंटर रूटीन्स एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स, पोस्ट वर्कआउट के बाद हम इसे खाते हैं। वेयर, जहां पे वार्म एंड स्ट्रेंथ मैटर, जहां पे वार्म एंड जो स्ट्रेंथ है वो मैटर करते हैं। तो वह नाउन प्लूरल थे तो वो भी कैसे आएगी? प्लूरल। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। लेवल देखिए, हमने अलग अलग एडिटोरियल से क्वेश्चंस बनाए हैं, काफ़ी एफर्ट डाला है इन क्वेश्चंस को बनाने में। तो बस इतना ही है कि जो भी स्टूडेंट्स मेंस के हैं या जो भी स्टूडेंट्स अपने ग्रामर को इम्प्रूव कर रहे हैं, इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक बनता है ना, सेशन को सिर्फ लाइक कर दीजिए और कुछ नहीं। देखिए नेक्स्ट, द शॉर्ट क्लिप स्ट्रक अ कोड ऑनलाइन, द शॉर्ट क्लिप स्ट्रक a code online not because of the breakdown itself, ठीक है, but because of the kindness shown by complete strangers in the middle of traffic। देखिए क्या कह रहा है? the short clip struck, एक शॉर्ट क्लिप जो थी वो स्ट्रक हुई कोड ऑनलाइन, नॉट बिकॉज, है ना। यहाँ पे हमें क्या चाहिए थे? कंजंक्शन चाहिए थे, नॉट बिकॉज हमें कंजंक्शन चाहिए थी, लेकिन ये बिकॉज ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। समझ पा रहे हैं? बिकॉज एक अपने आप में क्या है? कंजंक्शन। और बिकॉज ऑफ क्या है? अपने आप में एक प्रेपोजिशन। पहले तो ये समझिए कि प्रेपो है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए थे? कंजंक्शन चाहिए थे, तो कंजंक्शन बनाइए इसे, नॉट बिकॉज द ब्रेक डाउन इटसेल्फ बट बिकॉज ऑफ द काइंडनेस shown by complete strangers in the middle of the traffic। समझ पा रहे हैं? ये क्वेश्चन काफी अच्छा है क्योंकि बिकॉज और बिकॉज ऑफ में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बिकॉज अपने आप में कंजंक्शन है, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ अपने आप में एक प्रेपोजिशन है। तो हमें यहाँ पे कंजंक्शन की नीड थी, प्रेपोजिशन की नहीं। तो वी हैव एरर इन पार्ट बी, पार्ट बी में एरर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन पे आए। द मोस्ट विजिबल failure of the current model is, the most visible failure ना, failure सिंगुलर नाउन था तो वो भी सिंगुलर, is employment। वो क्या है? employment। the most visible failure क्या है? is employment की है। इंडिया सिंगुलर नाउन, वो भी सिंगुलर। इंडिया is producing, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? graduates faster than it produce decent jobs। Many qualified candidates apply for a single low paying position। देखिए इसको दोबारा ब्रेक डाउन करिए सारे सेंटेंस को। द मोस्ट विजिबल फेलियर क्या है? इज एम्प्लॉयमेंट की है। इंडिया इज प्रोड्यूसिंग, इंडिया जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया सिंगुलर तो वो भी सिंगुलर, प्रोड्यूसिंग क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ग्रेजुएट्स। फास्टर देन, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस, इट किसके लिए आया? इंडिया के लिए ना। इट किसके लिए आया? इंडिया के लिए। समझ पा रहे हैं? इंडिया के लिए आया। तो अगर ये सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी कैसे होगी? सिंगुलर। तो इट प्रोड्यूस नहीं, इट प्रोड्यूसेस डिसेंट जॉब्स
मैनी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई, मैनी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है, कैंडिडेट्स प्लूरल है तो अप्लाई भी प्लूरल, फॉर अ सिंगल लो पेइंग पोजीशन। समझ पा रहे? तो यहाँ पे एरर था आपके पार्ट बी के अंदर, ठीक है ना, पार्ट बी में आपका एरर था। समझ पा रहे? देखो कंपैरिजन किया गया ना, कंपैरिजन करने के लिए आपकी कंपैरेटिव डिग्री और देन कंजंक्शन आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपैरिजन करने के लिए पहले हमारा सब्जेक्ट कैसा था, इंडिया, सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो बाद में भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आ रही है, तो यहाँ पे भी वर्ब हमें कैसे चाहिए, सिंगुलर। सारी चीजें कैच करते चलो, कंपैरेटिव डिग्री, कंजंक्शन आएगा देन, ठीक है, कंपैरिजन जो होता है वो लाइकवाइज होता है, वैसे भी इंडिया का हो रहा है, इंडिया सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ पे भी वर्ब सिंगुलर लगा लियो। So next we have question number 90. If the government already bear, देखो the government हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ऑलरेडी, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, सीधी सी बात है। If the government already bears the cost of food grains, it is more efficient to transfer the same value directly to किसको, to the poor instead of रनिंग, है ना, इंस्टेड ऑफ हमारी क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद में क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। अगर वर्ब है तो वर्ब के अंदर लगाकर इसको जिरन बनाएंगे, जिरन क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्टिव केस ही बनते हैं। अकोस्टली, लीकेज प्रोन सप्लाई सिस्टम। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा एरर तो ए पार्ट में था ना, द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है हमारा, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी कैसी आएगी हमारी, सिंगुलर। ए पार्ट में एरर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन वी हैव, लास्ट क्वेश्चन आज का 20 नंबर क्वेश्चन, द स्कीम हमारा सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, तो एम नहीं होगा, एम्स, पहली बात तो ये। टू जनरेट टू वर्ब की बेस फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्फिनिटिव है। द स्कीम एम्स करती है, क्या एम्स करती है, टू जनरेट, ये व्हाट का रिप्लाई है, ऑब्जेक्टिव केस है। इन्फिनिटिव जो होते हैं एज अ नाउन काम करते हैं, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है इन्फिनिटिव का, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, इनहैंस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ किसकी, यूथ की, एंड प्रमोट, और प्रमोट करती है द फॉर्मलाइजेशन किसकी, ऑफ द वर्कफोर्स, किसके द्वारा, बाय सपोर्टिंग फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आपका एक पार्ट में था, सिंपल। तो बस ये आपके थे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। आई होप आपने एंजॉय किया हुआ सेशन को, और ये 2020 के हम सीरीज स्टार्ट करें जिसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे और 20 आपके ऐसे वीडियोस आएंगे, और ये मेंस के स्टूडेंट्स को कंसिडर करके हमने बनाए हैं क्वेश्चंस, ये कहीं की कॉपी पेस्ट नहीं है, खुद हम इसको जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस हम खुद बना रहे हैं, तो काफी एफर्ट लगता है। जो भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं, लाइक करना बनता है। थैंक यू एवरीवन।